नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और कमोडिटी सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। सबसे पहले बात करेंगे गोल्ड की। और ग्लोबल मार्केट में लगातार चौथे हफ्ते गोल्ड की कीमतें दबाव में हैं और इस हफ्ते ग्लोबल मार्केट में करीब 4.25% की गिरावट आई है। हालांकि ये हफ्ता एमसीएक्स के लिए बड़ा उतार चढ़ाव वाला हफ्ता रहा। आप देखिए कि एमसीएक्स पर गोल्ड 50,596 52,000 के भी ऊपर चला गया था पिछले फ्राइडे को, जब ड्यूटी बढ़ने की खबर आई थी। मंडे को भी तेजी थी, लेकिन उसके बाद गोल्ड के दाम धीरे धीरे कम होने शुरू हुए हैं। पिछले 2 दिनों में 1500-1600 रुपए गोल्ड के दाम कम हो गए हैं। हमारे साथ रवि दिवरा हैं कुंवर जी के इस पर बातचीत करने के लिए। रवि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहला सवाल आपसे गोल्ड के ऊपर ही, क्या लगता है आपको आज शाम के लिए कुछ एक्शन की उम्मीद की जाए गोल्ड में, या आपको लगता है कि रेंज का ही ट्रेड होता रहेगा गोल्ड में आज? जरूर से जो उसकी पुरानी रेंज थी जो ड्यूटी के पहले, वो रेंज फिर से यही रेंज बाउंड ट्रेड हमें देखने को मिल सकता है 50,400 से 50,780। मुझे लग रहा है कि यही रेंज में शायद आपको गोल्ड आज इवनिंग सेशन में दिखेगा। बट नॉन फार्म पेरोल के नंबर है तो ध्यान रखें, उस टाइम थोड़ी बहुत वोलेटिलिटी एक्सपेक्टेड है। हालांकि जो नॉन फार्म पेरोल एक्सपेक्टेशन है वो थोड़ा बहुत गोल्ड के लिए नेगेटिव है। तो लग रहा है कि नॉन फार्म पेरोल अगर एक्सपेक्टेशन से थोड़ा बहुत बढ़ के आता है तो मुझे लग रहा है कि एक थोड़ा अनवाइंडिंग का सेशन आपको देखने को मिले तो सैलून राइज की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए। 50,700 के करीब अगर इवनिंग में मिल जाए तो वहां पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। 50,900 के स्टॉप लॉस के साथ डाउन साइड 50,300 तक के लेवल से अप्रोच हो सकते हैं। ठीक है, ओके। तो ये राय आपकी हो गई गोल्ड के ऊपर कि गोल्ड में अभी आपको करना क्या है। अच्छा, चांदी में, सिल्वर का मार्केट अभी आपको कैसा लग रहा है? चांदी में क्या करना चाहिए? चांदी में सेलिंग साइड कन्विक्शन ज्यादा आ रहा है। मुझे लग रहा है कि जो बेस मेटल्स में कल की रिकवरी के बाद जो अनवाइंडिंग है शायद वो इवनिंग में जारी रह सकता है, क्योंकि डॉलर इंडेक्स फिर से 107 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे एक बिकवाली का ट्रेड लेना चाहिए। 57,270 के करीब सितंबर कॉन्ट्रैक्ट सेल करे। टारगेट 56,700 के अप्रोच हो सकते हैं। 57,580 का स्टॉप लॉस भी जरूर से लगाए। ठीक है, तो ये राय आपकी हो गई चांदी के ऊपर। अब आते हैं मेटल में। मेटल में आप देखिए कि कल ये खबर आई कि चाइना से कुछ राहत पैकेज का ऐलान हो सकता है। उसके बाद हमने एक तेज़ी देखी, लेकिन वो तेज़ी आज टिकी नहीं है। और ओवरऑल अगर आप देखें तो मेटल का मार्केट दबाव ही महसूस कर रहा है। और पहले भी हमने बहुत तेज़ गिरावट मेटल में देखी है। आज भी मेटल का मार्केट दबाव में है। कॉपर करीब 1% नीचे है, एल्युमिनियम आधा % नीचे, जिंक में करीब 1.25% की कमजोरी। तो ओवरऑल पहले आप ओवरऑल बताएं कि ओवरऑल मेटल मार्केट, क्योंकि जो तमाम बड़ी ग्लोबल एजेंसियां हैं उन्होंने भी पूरे मेटल पर अपना प्राइस टारगेट कम कर दिया है। तो आपके हिसाब से अभी ओवरऑल आउटलुक क्या है पूरे मेटल पैक में? जरूर से आपने राइटली पॉइंट आउट किया। कल जो रिएक्शन देखने को मिला उसका रीजन क्या था, क्योंकि शंघाई बंद हो गया था और उसके बाद ये न्यूज आए थे। इसके पहले जब $70 बिलियन का इंफ्रा पैकेज अनाउंस हुआ तब शंघाई चालू था, बट शंघाई मार्केट ने कुछ उसमें पॉजिटिव रिएक्शन नहीं दिया और उस दिन वो शंघाई फ्लैट बंद हुआ। तो इस हिसाब से बेस मेटल में भी $70 बिलियन का पैकेज का कुछ असर नहीं आया। हालांकि कल शंघाई बंद होने के बाद ये 12:30 बजे के बाद ये न्यूज आए तो उसमें शंघाई बंद था। तो आज सुबह शंघाई खुला तब उसमें कुछ भी रिफ्लेक्शन $200 बिलियन का दिखा नहीं इन्वेस्टर को। तो इस हिसाब से आज भी थोड़ा अनवाइंडिंग प्रेशर आपको बेस मेटल में देखा है और डॉलर इंडेक्स स्ट्रांग होने की वजह से मुझे नहीं लग रहा है कि कोई बड़ी तेजी बेस मेटल्स में रहनी चाहिए। मुझे लग रहा है कि कॉपर एंड लीड ये 2 कमोडिटीज है जहां पे बिकवाली की राय रहेगी। कॉपर में भी लगातार जो फंड हाउसेस के रिकमेंडेशन है या अभी सप्लाई की कंडीशन है 3 महीने में काफी अच्छे इंप्रूव हुए। तो मुझे लग रहा है कि कॉपर में 660 का एक बड़ा रेजिस्टेंस है, वो उसको सेल ऑन राइज का स्ट्रेटेजी रखे। 665 का स्टॉप लॉस के साथ डाउन साइड 645 तक के एक टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। वही लीड में भी मुझे लग रहा है कि एक सेलिंग की अपॉर्चुनिटी है। कल इतने पॉजिटिव न्यूज के बावजूद भी ये गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा था और टेक्निकल स्ट्रक्चर खराब हो चुका है। 172 के टारगेट के लिए आप लीड को सेल करें 176 के स्टॉप लॉस के साथ। तो मुझे लग रहा है कि कॉपर एंड लीड ये दोनों में सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि बिकवाली करके चलना चाहिए कॉपर में भी लेड में भी। 172 के टारगेट के लिए आप 174 रुपये 60 पैसे पर लेड बेच सकते हैं। 176 रुपये के लेवल पे आप स्टॉप लॉस लगाएं और अभी मार्केट 174 रुपये 25 पैसे के स्तर पर ट्रेड कर सकता है। ये आपकी राय हो गई ओवरऑल मेटल के ऊपर। अब बात एग्री मार्केट की। एग्री में कपास खली, यहाँ पर कल हमने बहुत तेज़ गिरावट देखी थी कॉटन सीड ऑयल केक में और 4% से ज़्यादा कल दाम गिरे थे। आज भी कमज़ोरी है
करीब 0.25% की 2450 के नीचे है। पहले तो आप ये बताएं कि कपास खली में ये गिरावट है क्यों और आगे क्या होगा? सर, नंबर काफी पॉजिटिव निकल के आ रहे हैं। जो सोइंग के इनिशियल रुझान है तो वो काफी अहम नंबर है एंड ये काफी पॉजिटिव एरिया बढ़ रहा है। और अभी जो मानसून का स्प्रेड है, पंजाब है, आंध्रा, गुजरात, महाराष्ट्र, सभी जगह मानसून अच्छा है एंड ये इवन मानसून है। तो जब इवन मानसून रहता है तो फार्मर का पहला प्रायोरिटी कपास पे जाता है। साथ में ऑयल सीड के जो प्राइसेस में रिसेंटली वॉल्टिलिटी आई तो इससे भी फार्मर ने कपास को पहले प्रायोरिटी दी। तो इस हिसाब से वहां पे एक सेंटिमेंटल मंदी है। साथ में फिजिकल में इतनी डिमांड नहीं है क्योंकि ऑफ सीजन है। तो मुझे लग रहा है कि ये कपास खले में गिरावट 2400 तक जारी रह सकते हैं। तो सेल करके चले, 2490 का एक स्टॉप लॉस जरूर से लगाए। ये बात हो गई कपास खली की। अब आते हैं ग्वार में। ग्वार में लंबी और बड़ी गिरावट के बाद आज कुछ तेजी का माहौल बना है और NCDEX पर ग्वार सीड का भाव 2% से ज्यादा बढ़ा है, 5150 के ऊपर। आज की ये तेजी रवि जी आपको ग्वार की कितनी टिकाऊ लगती है? मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में ये थोड़ा बहुत सस्टेन हो सकता है क्योंकि सोइंग के नंबर में ये काफी पिछड़ के चल रहा है। और जिस हिसाब से पहले रुझान था कि अच्छी सोइंग रहेगी, बट प्राइसेस में जो गिरावट है उसके बाद लग रहा है कि इतना ज्यादा सोइंग के नंबर नहीं आने चाहिए। कैश क्रॉप पे ज्यादा फोकस फार्मर्स का रहेगा। तो उसमें मुझे लग रहा है कि एक शॉर्ट कवरिंग ट्रेड लेना चाहिए। 5130 के करीब बाय करें। 5280 तक के प्राइसेस जा सकते हैं। 5080 का स्टॉप लॉस। तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत शॉर्ट कवरिंग यहाँ से 100 से 150 पॉइंट का आ सकता है। तो ये एक अच्छा, वैसे भी देखे तो गिरावट के बाद जो शॉर्ट कवरिंग है वॉल्यूम के साथ हुआ है एंड जो क्रूड के प्राइसेस में भी जो रिकवरी 2 दिन में देखने को मिले तो उसका भी थोड़ा बहुत बेनिफिट वहां देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये राय आपकी हो गई ग्वार के ऊपर। अच्छा, कैस्टर में अभी क्या करना चाहिए रवि जी? कैस्टर में सोइंग काफी कम होगी क्योंकि उसका रीजन है क्योंकि जब मानसून रेनफॉल इवन होता है एंड वो इसका डिस्ट्रीब्यूशन गुजरात में अच्छा रहता है तब तब कैस्टर पे फार्मर्स कम प्रेफर करते हैं। इस टाइम ज्यादातर यहाँ पे मूंगफली हो या कपास हो, इसके ऊपर फार्मर्स ज्यादा फोकस कर रहे हैं। सोयाबीन भी पहले ऐसा लग रहा था कि महाराष्ट्र वगैरह में जहाँ थोड़ा बहुत ये क्रॉप होता है वहां पे इसका जो बढ़ेगा, बट ये भी इतना ज्यादा नहीं बढ़ रहा। वहां सोयाबीन पे फोकस चला गया। तो मुझे लग रहा है कि कैस्टर में सोइंग एंड नंबर्स काफी कमजोर रह गए। तो इस हिसाब से मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टर्म का व्यू हो तो वहां पे अगस्त कॉन्ट्रैक्ट में बाय करें क्योंकि वहां पे ज्यादातर ओपन इंटरेस्ट शिफ्ट हो चुका है। 7430 करीब शॉर्ट बाय करें। 7550 का टारगेट रहेगा। स्टॉप लॉस आप 7370 का लगाए। तो मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में एक अच्छी रिकवरी आपको वहां देखने को मिल सकते हैं। बट अगर 7550 या 7600 करीब आता है तो वहां पे एक बार मुनाफा वसूली कर लेनी चाहिए। ओके, तो ये राय आपकी हो गई कैस्टर के ऊपर। 7550 ये टारगेट है कैस्टर का। 7370 के स्टॉप लॉस के साथ आप 7430 पर कैस्टर खरीद सकते हैं। ठीक है, अब एक सवाल मेरा आपसे कच्चे तेल को लेकर है। क्रूड का मार्केट कल भी बहुत तेज़ी से बढ़ा था और कल तो 5.5% के आसपास की तेज़ी क्रूड में आ गई थी। आज आप देखिए कि तेज़ी थी, शुरुआती दौर में ब्रेंट में 105 के ऊपर था, लेकिन अब थोड़ी सी नरमी है। हालांकि गिरावट बहुत ज़्यादा नहीं है अभी। और क्रूड में हुआ ये है कि कल खबर ये आई कि अमेरिका ईरान के कच्चे तेल पर नए प्रतिबंध लगा रहा है। नया प्रतिबंध ये है कि ईस्ट एशिया में बेचने के लिए जो मार्केटिंग हो रही है जिन कंपनियों की तरफ से ईरान के ऑयल पर, उस पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया है। उसका इम्पैक्ट कल हमने तेजी के तौर पर देखा था। आज भी कुछ तेजी थी, लेकिन अब मार्केट धीरे धीरे दबाव में आ रहा है। तो क्रूड में अभी करना क्या चाहिए? आपने राइटली पॉइंट आउट किया, ये न्यूज पे कल नीजर रिएक्शन था। हालांकि अगर आप उसको अच्छी तरह समझे तो ईरान के ऊपर ऑलरेडी सैंक्शन लगे हुए। तो ईरान का जो क्रूड बाय हो रहा है वो सिर्फ चाइना एक ऐसा देश है जो उससे काफी ज्यादा मात्रा में ईरान से क्रूड ले रहा है। उसके अलावा जो भी यूएस के अलाइड देश है वो वहां से कुछ क्रूड का इंपोर्ट नहीं कर रहे। थोड़ा बहुत हमारा अफगानिस्तान एंड ईरान का एक सेम पोर्ट होने की वजह से थोड़ा बहुत क्रूड हमें भी मिल रहा था। बट अभी रशिया ने जब से क्योंकि ईरान डिस्काउंट पे क्रूड बेचता था चाइना को, तो इस हिसाब से चाइना बड़ी मात्रा में वहां से क्रूड बाय करता था। बट अभी रशिया भी डिस्काउंट में क्रूड बेच रहा है। तो ऑलरेडी सप्लाई का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो चेंज हो चुका है।
तो मुझे लग रहा है कि कल का एक नीचे जर्क रिएक्शन था। साथ में जो यूएस के प्रेसिडेंट की मुलाकात भी है गल्फ नेशंस में, उसके पहले भी एक उसका जेस्चर था। बट मुझे ये तेजी सस्टेनेबल नहीं दिख रहे। आप क्या कर रहे हैं? थोड़ा बहुत उछाल पे 8,150 पे बेच के चले, स्टॉप लॉस 8,220 का लगाए, डाउन साइड 8,000 तक के लेवल्स आपको इंट्राडे में देखने को मिल सकते हैं। बहुत शुक्रिया रवि जी आपका जुड़ने के लिए, डिटेल में कमोडिटी मार्केट पर बात करने के लिए। छोटा सा ब्रेक,